अब देखो ये होता क्या है, इमिसिविटी जो होता है इसको डिफाइन किया गया है, इट इज द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ बॉडी टू ए इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। यानी इमिसिविटी को डिफाइन किया गया है इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। इसको इस तरह डिफाइन किया गया है इमिसिव पावर को। ठीक है। अब देखो जैसे कि और कंडीशन क्या है कि जो दोनों बॉडी होगा, ये सपोज करो ये नॉर्मल बॉडी है और ये ब्लैक बॉडी है, ठीक है, तो ब्लैक बॉडी, दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। ठीक है? दोनों को T डिग्री सेल्सियस में ही दोनों का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। यानी इसको डिफाइन किया गया है कि एट सेम टेम्परेचर द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ बॉडी टू ए एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड एमिसिविटी। ठीक है। अब देखो E इक्वल टू जीरो होगा, उस केस में E इक्वल टू जीरो होगा, उस केस में हम लोग बोलते हैं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्योंकि उसमें R इक्वल टू वन हो जाता है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है। E इक्वल टू वन हो गया, इसका मतलब ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। E लेस देन वन हो गया, इसका मतलब ये नॉर्मल बॉडी के लिए नॉर्मल बॉडी होगा। ठीक है। अब देखो हम लोग किरचॉफ लॉ से क्या जानते हैं, हम लोग किरचॉफ लॉ से ये जानते हैं कि नॉर्मल बॉडी का जो इमिसिव पावर होता है ए टाइम्स ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर, यानी फ्रॉम किरचॉफ लॉ हम लोग को क्या पता है, इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी इक्वल टू ए टाइम्स इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, वेयर ए इज द अब्जॉर्प्टिव पावर, कितना अब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक, अब इन दोनों को इक्वेशन को यूज करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ से क्या आ गया, इमिसिविटी इक्वल टू आ गया ए टाइम इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी अपन इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, यानी यहाँ से E इक्वल टू ए आ गया। ठीक है। यानी कि देखो जो ऑब्जॉर्प्टिव पावर होता है वही इमिसिव पावर होता है, यानी जो क्वांटिटेटिवली दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम हो गया है, बट दोनों को डिफाइन अलग अलग तरीका से किया गया है। ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो जितना अच्छा इमीटर होगा उतना अच्छा ऑब्जर्वर होगा। यहाँ से इक्वल टू ए होगा, यानी से क्या बोल सकते हैं यहाँ से, गुड इमीटर इज ऑल्सो ए गुड ऑब्जर्वर, गुड इमीटर इज ऑल्सो अ गुड ऑब्जर्वर। जो जितना अच्छा एमिटर होगा उतना ही अच्छा अब्जॉर्ब भी करेगा। ठीक है। तो इस टर्म को डिफाइन किया गया इमिसिविटी। ठीक है। चलो, हो गया। हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टीफेंस लॉ। ठीक है, स्टीफेंस लॉ नेक्स्ट जो है स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ क्या है, स्टीफेंस लॉ। ठीक है। पहली बात कि यह लॉ डिफाइन किया गया था ओनली फॉर ब्लैक बॉडी, ओनली फॉर ब्लैक बॉडी। ठीक। और ये लॉ क्या बोलता है, द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट सरफेस टेम्परेचर। क्या बोलता है, द इमिसिव emissive power of black body is proportional to
4th power of its absolute surface temperature. Absolute surface temperature. एब्सोल्यूट सरफेस टेम्परेचर कहने का क्या मतलब है कि जो सरफेस का टेम्परेचर होगा वो केल्विन में लेना है, ठीक है। यानी कि कोई भी मान लो कोई ये ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी, इसके सरफेस का टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है, तो जो इसका इमिसिव पावर होता है, इमिसिव पावर ब्लैक बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T के पावर 4। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाया, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड स्टीफन कांस्टेंट, ठीक है, सिग्मा, और T के पावर 4, ठीक। और इस सिग्मा को बोला गया स्टीफन कांस्टेंट। सिग्मा क्या हो गया? स्टीफन कांस्टेंट। और इसका वैल्यू होता है 5.67 इंटू 10 के पावर -18, ठीक है, स्टीफन कांस्टेंट हो गया, ठीक। तो देखो अब यहाँ से हम लोग ये ब्लैक बॉडी के लिए था, लेकिन हम लोग क्या किए, नॉर्मल बॉडी के लिए भी डिफाइन कर लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर ए नॉर्मल बॉडी इमिसिव पावर क्या होता है, इमिसिव पावर जो होता है ई टाइम, नॉर्मल बॉडी के लिए इमिसिव पावर क्या होता है, ई टाइम इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो यहाँ से दिस इज इक्वेशन 2 और दिस इज इक्वेशन 1, यहाँ से इन दोनों को कंबाइन करने से क्या बना, इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी जो हो गया सिग्मा ई टी के पावर 4, सिग्मा ई टी के पावर 4 नॉर्मल बॉडी के लिए, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि इमिसिव पावर क्या होता है, दैट इज द रेशियो ऑफ एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम। इसको क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी ए डी टी, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। और ये कितना हो गया, सिग्मा ई टी के पावर 4। तो यहाँ से ये आ जाएगा एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड कितना आ जाएगा पर यूनिट टाइम, सिग्मा ए ई टी के पावर 4, ठीक है। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलेंगे एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ ये था कि जो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ द सरफेस टेम्परेचर, उसको हम लोग रिलेट किए नॉर्मल बॉडी से। तो नॉर्मल बॉडी से क्या आ गया, सिर्फ एक इमिसिविटी उसका मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ से क्या निकला, एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड कितना होता है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा ए ई के पावर टी बाई 4, वेर ए इज द सरफेस एरिया, ए क्या है, सरफेस एरिया है, ठीक है। हो गया। यस सर। ठीक, हम देखो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक बॉडी है, ठीक है, सपोज कर लो कोई बॉडी है, ये मेरा बॉडी है, ठीक, नॉर्मल बॉडी है, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 273 डिग्री सेल्सियस राइज हो जाता है, ठीक है। देन हाउ मेनी टाइम्स एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड इंक्रीजेस, देन हाउ मेनी टाइम्स एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड इंक्रीजेस। कितना जो एनर्जी इमिटेड हो गया पर सेकेंड कितना इंक्रीज कर गया, एनर्जी इमिटेड मतलब डी क्यू बाई डी टी कितना चेंज हो गया, ठीक है। तो देखो चलो इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन, ठीक, सिंपल क्वेश्चन है। ये टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो सबसे पहले इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 273 केल्विन, और ये कितना हो जाएगा 273 प्लस 273 कितना हो गया ये 576 केल्विन। यानी कहाँ से कहाँ चला गया, 273 से 576। हम लोग जानते हैं कि फॉर नॉर्मल बॉडी
जो एनर्जी इमिटेड होता है dq by dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के पावर 4, क्योंकि सिग्मा ए और ई किसी बॉडी के लिए क्या हो गया, ये सारा क्वांटिटी कांस्टेंट हो गया गिवन बॉडी के लिए, ठीक है। ये वेरी नहीं करेगा, एक बार डिफाइन कर देंगे तो ये हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, यानी टेम्परेचर पर डिपेंडेंट हो गया। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से, dq by dt इनिशियल जो पहले था अपॉन dq by dt जो बाद में हो गया, और डेट इज इक्वल टू t1 के अपॉन t2 के पावर 4, और t1 कितना है 273, t2 कितना है 576, इसके पावर 1/4, ये क्या आएगा 1/2 के पावर 4। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से हम निकालेंगे डी क्यू बाई डी टी सेकेंड में जो यानी कि 273 डिग्री सेल्सियस पे हुआ, वो कितना हो गया 60 टाइम डी क्यू बाई डी टी फर्स्ट। यानी कि क्या देख रहे हैं कि जो इनिशियल रेट ऑफ रेडिएशन था एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड, उसका 16 गुना बढ़ गया, यानी टेम्परेचर को डबल करने से कितना टाइम्स बढ़ गया रेडिएशन का रेट, 60 टाइम बढ़ गया, ठीक है। यानी आंसर क्या हो जाएगा 60 टाइम, 60 टाइम इंक्रीजेस, ठीक। हो गया, चलो देखो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अब हम लोग इसका रिलेशन जो स्टीफेंस लॉ का उसका रिलेशन हम लोग सराउंडिंग के टेम्परेचर से कंसीडर करते हैं, ठीक है। उस समय सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं दिया था, ठीक। अब देखो इफ सराउंडिंग टेम्परेचर इज सपोज कर लो टीएस विद द सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक। यानी कोई बॉडी है, ठीक है, वो इनिशियली टी डिग्री सेल्सियस पे, ठीक, और बॉडी का टेम्परेचर जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है टीएस है, ठीक। अगर इफ टीएस ग्रेटर होगा टी बॉडी से, इसका मतलब क्या होगा, बॉडी क्या करेगा एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, यानी सराउंडिंग से एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा। टेम्परेचर ज्यादा होने का क्या मतलब हुआ कि सराउंडिंग के पास एनर्जी ज्यादा है, तो यहाँ से एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, एनर्जी ऑब्जॉर्व, ठीक। अगर यही बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट, ठीक। तो हम किसी भी टी टेम्परेचर की बात करते हैं, ठीक है, तो रेट ऑफ जो ऑब्जॉर्प्शन की दिया जाएगा कि किस रेट, जिस रेट से ऑब्जॉर्व किया, रेट ऑफ ऑब्जॉर्प्शन या रेडिएशन की बोल सकते हैं, कोई भी टेम्परेचर की बात करते हैं किसी टी टेम्परेचर की, तो रेट ऑफ रेडिएशन कितना हो जाए डी क्यू बाई डी टी, रेडिएशन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा ए ई टी के पावर 4, और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना हो जाएगा, यानी टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर से ऑब्जर्व करेगा, तो एब्जॉर्प्शन कितना हो जाएगा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी ए इक्वल टू सिग्मा ए ई टी के पावर 4 सराउंडिंग वाला, ठीक। तो नेट देखो कुछ क्या हो रहा होगा, कुछ रेडिएट कर रहा होगा बॉडी और कुछ एब्जॉर्ब भी कर रहा होगा, ठीक। यानी कि नेट रेट ऑफ हीट फ्लो निकालें कि कितना हीट फ्लो का रेट है, ठीक है, नेट फ्लो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी आर जितना रेडिएट किया माइनस डी क्यू बाई डी टी एब्जॉर्प्शन जितना एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ से क्या आ गया सिग्मा ए ई टी के पावर 4 माइनस टी एस के पावर 4, यानी हम लिख सकते हैं कि नेट रेट ऑफ हीट फ्लो डी क्यू बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं सिग्मा ए ई टी के पावर 4 माइनस टी एस के पावर 4,
ठीक है, ये हो गया नेट रेट ऑफ हीट फ्लो, और इसको बोलते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, या स्टीफेंस लॉ भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टीफेंस बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। ठीक है, तो टी इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी और टीएस इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, अब डिपेंड करता है ठीक, कब एब्जॉर्ब करेगा ठीक, और कब रेडिएट करेगा। ठीक है, एब्जॉर्ब करने के लिए क्या कंडीशन होगा, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ज्यादा होना चाहिए, और रेडिएट करने का क्या कंडीशन होना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ बॉडी ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, हो गया ये, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन है, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल करेंगे। Yes, sir. ठीक, अब देखो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना कि अगर सपोज कर लो कि बॉडी जो था मेरा, ये मेरा बॉडी है, ठीक है, तो इसका कुछ मास भी होगा, कुछ स्पेसिफिक हीट भी होगा। तो सपोज कर लो कि बॉडी ने डीक्यू अमाउंट ऑफ हीट को लॉस किया, ठीक, हीट को लॉस किया, तो हम लोग जो हीट लॉस लिखेंगे, और इस लॉस की वजह से इसका डेल्टा टी का टेम्परेचर चेंज हो गया, या dt का टेम्परेचर चेंज हो गया, dt का टेम्परेचर चेंज हो गया, ये टेम्परेचर चेंज। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हीट लॉस लिखा जाता है, तो डी क्यू लिखेंगे माइनस एम एस डी टी। निगेटिव साइन क्या बता रहा है, यह बता रहा है कि एनर्जी लॉस कर रहा है, एनर्जी लॉस, ठीक, एनर्जी लॉस कर रहा है। ठीक, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, और हम लोग जानते हैं कि डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, ठीक, क्या होता है, सिग्मा ए ई टी के पावर 4 माइनस टी एस के पावर 4। ठीक है, सपोज करो किसी इंस्टेंट टी की बात करते हैं जिस समय टेम्परेचर बॉडी का टी रहा होगा, है ना, और उस समय से डी क्यू निकला तो उसमें डी टी टेम्परेचर का चेंजेस आ गया। ठीक, तो बेसिकली सराउंडिंग में हीट लॉस किया होगा। ठीक है, तो हीट लॉस कैसे लिखेंगे, डी क्यू इक्वल टू एम एस डी टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2। फिर इसको क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक? इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक, डिफ्रेंशिएट टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या आता है, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू माइनस एम एस डी टी बाई डी टी। ठीक है, और इन दोनों से अब देखो इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 यहाँ से क्या आ जाएगा, डी क्यू बाई डी टी की जगह क्या रख दे, माइनस एम एस डी टी बाई डी टी इक्वल टू सिग्मा ए ई टी के पावर 4 माइनस टी एस के पावर 4, सराउंडिंग टेम्परेचर के पावर 4। यहाँ से डी टी बाई डी टी क्या आएगा, माइनस डी टी बाई डी टी सिग्मा ए ई अपॉन एम एस टी के पावर 4 माइनस टी एस के पावर 4। और ये देखो ये बता रहा है निगेटिव टेम्परेचर का रेट जो है निगेटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कूल कर रहा है ना। तो ये बता रहा है रेट ऑफ कूलिंग, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ कूलिंग, किस रेट से टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर जो है कम हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, अगर ये कब कूल होगा बॉडी, जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, है ना, जब व्हेन टेम्परेचर ऑफ बॉडी ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग होगा, तो इस समय कूल होगा बॉडी, बॉडी कूल होगा, है ना, बॉडी कूल, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज्यादा है, तो ये सराउंडिंग को एनर्जी लॉस करेगा, लॉस करेगा मतलब टेम्परेचर कम होगा। ठीक, अगर यही टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग ज्यादा हो जाए टेम्परेचर ऑफ बॉडी से, इसका मतलब यह क्या करेगा, हीट करेगा, है ना, बॉडी हीट होगा, बॉडी हीट होगा। तो रेट ऑफ हीटिंग भी डिफाइन किया गया है, तो रेट ऑफ हीटिंग क्या होता है, डी टी बाई डी टी इक्वल टू सिग्मा ए ई अपन एम एस टी के पावर 4 माइनस टी एस के पावर 4। ठीक, सिर्फ पॉजिटिव ले लेंगे, एक में निगेटिव और एक में पॉजिटिव, तो डेट इज कॉल्ड रेट ऑफ हीटिंग, इस रेट से हीट हुआ होगा। ठीक है, रेट ऑफ हीटिंग। ठीक है, ये याद रखना है कब बॉडी हीट करेगा, कब लॉस करेगा, यानी बॉडी कब कूल होगा, जब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा सराउंडिंग के टेम्परेचर से, देन बॉडी कूल, यानी बॉडी कुछ एनर्जी देगा,
एनर्जी देने का क्या मतलब है, खुद का टेम्परेचर कम करना, यानी हीट को लॉस करना। अगर टेम्परेचर सराउंडिंग का ज्यादा हो जाए और बॉडी का कम हो जाए, इसका मतलब बॉडी क्या करेगा, टेम्परेचर को गेन करेगा, यानी हीट एनर्जी को गेन करेगा, जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, यानी बॉडी हीट होगा। तो अगर पॉजिटिव आ जाए इसको बोलेंगे रेट ऑफ हीटिंग, नेगेटिव आ जाए तो रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, हो गया। हो गया। Yes. ठीक, अब चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो टू स्फीयर है, देयर आर टू स्फीयर, जिस इसका रेडियस r है, ठीक है, लेट्स से r1 और इसका रेडियस r2, और दे रखा है r1 ग्रेटर देन r2। ठीक, ये दे रखा है, और बोथ हैव सेम टेम्परेचर इन सेम सराउंडिंग, और कंडीशन क्या है, बोथ हैव सेम टेम्परेचर इन सेम सराउंडिंग। ठीक, दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है, ठीक है, और सेम मटेरियल का बना हुआ है, हैविंग also made up of same material and same finish, same surface। ठीक है, क्या है, इन दोनों का जो सरफेस है सेम है, मटेरियल भी सेम है, सेम मटेरियल से बना हुआ है। तो बताना है पहला कि रेट ऑफ हीट लॉस किसमें ज्यादा होगा, रेट ऑफ हीट लॉस, ठीक, किसमें ज्यादा होगा, इज ग्रेटर, इसको नंबर 1 ले लो, इसको 2 ले लो, किसमें होगा ग्रेटर इन, फिल इन द ब्लैंक। सेकेंड, रेट ऑफ कूलिंग किसमें ज्यादा होगा, रेट ऑफ कूलिंग, कूलिंग किसमें ज्यादा होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। ठीक, चलो सॉल्व करो। देखो यहाँ सम टेम्परेचर सेम दे रखा है, सराउंडिंग सेम दे रखा है, सेम, यानी कि जो भी डेल्टा टी होगा वो सारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, और ऑल्सो मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, मटेरियल सेम कहने का क्या मतलब होगा, दोनों का डेंसिटी जो होगा सेम होगा। ठीक, और शेयर सरफेस, सेम सरफेस कहने का मतलब कि इसका जो इमिसिव पावर होगा, इमिसिविटी होगा, ई, दैट इज ऑल्सो सेम। ठीक है, क्योंकि इमिसिविटी द सरफेस प्रॉपर्टी, ये सरफेस का प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये भी सेम होगा। ठीक है, तो फर्स्ट में बताना है रेट ऑफ हीट लॉस किसमें ज्यादा होगा, यानी डी क्यू बाई डी टी किसमें ज्यादा होगा। सेकेंड में बताना है रेट ऑफ कूलिंग, यानी डी टी बाई डी टी, ये बताना है किसमें ज्यादा होगा। ठीक है, चलो हो जाएगा। Yes, sir. देखो इसको सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन। देखो पहला करते हैं रेट ऑफ हीट लॉस के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ हीट लॉस डी क्यू बाई डी टी, देखो यहाँ पर दे रखा है सेम टेम्परेचर इन सेम सराउंडिंग, इसका मतलब क्या होगा, टी के पावर 4 माइनस टी एस के पावर 4 जो भी होगा, दोनों बॉडी के लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि सेम टेम्परेचर और सेम सराउंडिंग में है। यानी डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किस पे डिपेंड किया, सरफेस एरिया पे, क्योंकि सिग्मा भी कांस्टेंट होगा, ई भी कांस्टेंट होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक, तो यहाँ से देखो जिसका ज्यादा एरिया होगा उसका ज्यादा रेट ऑफ हीट लॉस होगा, यानी एरिया, देखो एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, सर ये तो स्फीयर है तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, यानी R1 स्क्वायर ग्रेटर देन R2 स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी फर्स्ट स्फीयर का ज्यादा होगा, डी क्यू बाई डी टी सेकेंड स्फीयर का, क्यों, क्योंकि इसका एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा है। ठीक है, यानी स्फीयर 1 में हीट लॉस ज्यादा होगा, ये जल्दी हीट लॉस करेगा, तभी तो हम लोग कोई चीज को ठंडा करना होता है तो किसी लार्जर सरफेस एरिया वाले में अब रखते हैं कोई चीज, गर्म चीज, ठीक है, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, कूल हो जाए, यानी इसका मतलब इसमें हीट, रेट ऑफ हीट लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, सेकंड क्या बोल रहा है, रेट ऑफ कूलिंग के बारे में बोल रहा है।
तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होता है, dt/t, और ये होता है -m सिग्मा EA/ms T⁴ माइनस TS⁴, ठीक। निगेटिव हो जाए तो रेट ऑफ कूलिंग, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि इसमें जो रेट ऑफ कूलिंग है यह एरिया पर भी डिपेंड करता है और मास पे भी, ठीक। यानी कि ये तो कांस्टेंट होगा ही, T⁴ माइनस TS⁴, सिग्मा भी कांस्टेंट होगा गिवन बॉडी के लिए, ई भी कांस्टेंट होगा क्योंकि दोनों सेम टाइप के सरफेस है। सेम सरफेस से मतलब इसका एमिसिविटी सेम है, ठीक। इसका मतलब क्या बोल सकते हैं यहाँ से, रेट ऑफ जो कूलिंग आएगा dt/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -a/m, इसके प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। ठीक, और मास, मास को क्या लिख सकते हैं, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम यानी 4/3 पाई आर क्यूब, और एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर, इन दोनों का रेशियो निकालेंगे a/m, तो ये आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। एरिया अपॉन एम, a/m का रेशियो निकालेंगे तो आर क्यूब नीचे हो जाएगा, आर स्क्वायर ऊपर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या पता चला कि dt/dt जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r है, ठीक। तो ये यहाँ से हम लिख सकते हैं कि dt/dt फर्स्ट का, और निगेटिव भी है, साथ में निगेटिव भी है, माइनस होगा माइनस टाइम 1/r1, यहाँ रेशियो ले लो dt/dt सेकेंड का, और ये हो जाएगा -1/r2। इसका मतलब क्या होगा R2/R1, और देखो ये लेस देन, R1 बड़ा है R2 छोटा है तो लेस देन 1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ dt/, ये फर्स्ट वाला ज्यादा हो गया यानी ये ज्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा, यानी कि इसमें रेट ऑफ कूलिंग भी ज्यादा होगा। R1 के लिए रेट ऑफ कूलिंग भी ज्यादा होगा और रेट ऑफ हीट लॉस भी ज्यादा होगा, तभी तो जितना जल्दी हीट लॉस करेगा उतना ही जल्दी कूल भी करेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, आगे बढ़े। Yes, sir. एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, इस बार एक क्यूब ले लेते हैं। क्यूब साइड ए, और एक डिस्क है, ठीक। रेडियस इसका ए है डिस्क, और एक है स्फीयर, रेडियस ए है, ठीक। ये स्फीयर हो गया, ठीक। ये तीन ऑब्जेक्ट है, एक क्यूब है, एक डिस्क है और एक स्फीयर है, ठीक है। ये सेम मटेरियल और हैविंग सेम मास, ठीक है। मेड अप ऑफ सेम मटेरियल एंड हैविंग सेम मास, सेम मास, ठीक। तो बताना है which of these have fastest rate of cooling, which of these have fastest rate of cooling, किसमें फास्टेस्ट रेट ऑफ कूलिंग होगा, ठीक है, ये बताना है, ठीक। हो जाएगा सॉल्व। देखो रेट ऑफ कूलिंग जो हम देखे थे किसके प्रोपोर्शनल आया था, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि रेट ऑफ कूलिंग जो आया था, ठीक, रेट ऑफ कूलिंग यह -a/m के प्रोपोर्शनल आया था, -a/m, ठीक। ये रेट ऑफ कूलिंग,
अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ कूलिंग dt बाई dt इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस a बाई m, और यहाँ मास भी सेम है, दिस इज ऑल्सो सेम। इसका मतलब क्या होगा, रेट ऑफ कूलिंग किसके प्रोपोर्शनल आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ a। ठीक है, इसका मतलब जिसका ज्यादा सरफेस होगा, सरफेस एरिया होगा, उसका सबसे ज्यादा रेट ऑफ कूलिंग होगा। ठीक, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर लो, तो जिसका ज्यादा सरफेस एरिया होगा वो ज्यादा रेट ऑफ कूलिंग होगा। क्या बोल सकते हैं, लार्जर सरफेस एरिया इम्प्लाई ग्रेटर रेट ऑफ कूलिंग। ठीक है, इसका मतलब सबसे ज्यादा इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई r² a², इसका पाई a² और इसका a², तो सबसे ज्यादा एरिया किसका है, स्फीयर का। तो रेट ऑफ कूलिंग किस में सबसे ज्यादा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद क्यूब में। ठीक है, लेकिन ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब रेट ऑफ कूलिंग लेंगे तो नेगेटिव होना चाहिए, यानी यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड में सबसे ज्यादा सरफेस एरिया इसका है, उसके बाद क्यूब का है, a² ज्यादा होगा, यानी सरफेस एरिया 4 पाई a² ये सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद a² होगा, देन पाई a² होगा। ये सरफेस एरिया हो गया। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो रेट ऑफ कूलिंग किस में ज्यादा होगा, जस्ट माइन नेगेटिव हो गया, मतलब पलट गया, dt बाई dt किस में होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सबसे ज्यादा डिस्क में, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका एरिया सबसे कम है, यानी कूलिंग सबसे ज्यादा होगा डिस्क में, उसके बाद क्यूब में, आफ्टर दैट स्फीयर में। ठीक है, रेट ऑफ कूलिंग। ठीक, यानी जिसका ज्यादा सरफेस एरिया होगा, यहाँ पर निगेटिव है ना, -8m। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा इसमें, हमारा डिस्क का हो जाएगा। ठीक, क्योंकि नेगेटिव हो रहा है रेट ऑफ कूलिंग, इसीलिए हम लोग कोई चीज थाली में जल्दी कूल हो जाता है, नहीं कोई प्लेट उलेट में लेते हैं तो। ठीक है, वो डिस्क टाइप रहता है, और वही कोई ग्लास में कोई स्फीयर चीज कटोरा में ले लेते हैं कुछ भी, तो उसमें जल्दी कूलिंग नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया। Yes, sir. ठीक, चलो अब एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट, इसके बाद फिर अगर कट जाएगा तो फिर से रिज्वाइन कर लेना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन सुनो, ए सरफेस एट हायर टेम्परेचर देन सराउंडिंग इज मेंटेन ए कांस्टेंट टेम्परेचर बाय कनेक्टिंग टू ए हीट सोर्स 300 वाट। देखो एक कोई स्फीयर है, ठीक है, एक कोई स्फीयर है, ठीक है, इसको 300 वाट पे मेंटेन किया गया है, 300 वाट इनिशियली। ठीक, अब क्या किया गया, आफ्टर डेट उस स्फीयर का हाफ पोर्शन को ब्लैक कर दिया गया। ठीक है, हाफ पोर्शन को ब्लैक पेंटेड कर दिया गया। ठीक है, ब्लैक पेंटेड, ब्लैक पेंटेड कर दिया गया। ठीक है, तब इसको सेम टेम्परेचर पर रखने के लिए 600 वाट जरूरत होता है। ठीक है, तो इसका बताना है इमिसिविटी ऑफ ओरिजिनल सरफेस, जो ओरिजिनल सरफेस था इसका इमिसिविटी क्या होगा। ठीक है, मान लो इसको 300 वाट वाट मेंटेन किए पावर, तो इसका टेम्परेचर टी है, जब ब्लैक कर दिए तब इसको टी टेम्परेचर पे रखने के लिए 600 वाट टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ा, तो इसका सरफेस का इमिसिविटी कितना हो जाएगा। देखो हाफ इसको बताते हैं, ठीक है, सिंपल है, हाफ होगा, यानी कि इसका आधा पोर्शन 150 वाट की वजह से हीट हो रहा होगा, और हाफ पोर्शन कितना, 150 वाट। ठीक, तो देखो ये जो अनपेंटेड सरफेस है, जो पेंटेड नहीं है, उसको हीट करने के लिए अभी भी हमको कितना चाहिए, 150 वाट। तो रिमेनिंग किसको चाहिए, ब्लैक वाले को,
यानी ब्लैक वाले को कितना चाहिए 600 माइनस 150 कितना होगा 450 वाट चाहिए 450 वाट। और हम लोग जानते हैं कि E जो होता है इमिसिव पावर ऑफ नॉर्मल बॉडी टू द इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। और नॉर्मल बॉडी का दिस इज वाट मतलब इमिसिव पावर दे रखा है ना, यानी ये कितना हो गया 150। इमिसिव पावर यानी एनर्जी पर यूनिट एरिया का वैल्यू दे रखा है, पर यूनिट टाइम का हमको एनर्जी पर यूनिट एरिया निकालना है। तो हाफ सरफेस का एरिया ए ले लो और ये कितना होगा 450 अपन एरिया कितना हो जाएगा इसका भी ए हो जाएगा, हाफ हाफ है तो यहाँ से कितना आ गया 1/3। तो एमिसिविटी कितना हो गया 1/3। ठीक है, ये सिंपल इस तरह का क्वेश्चन हम लोग लॉजिक से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन कम आने की संभावना है। जो मेन क्वेश्चन आता है डेट इज फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक हो गया, एक और क्वेश्चन देते हैं लास्ट। हो गया, Yes, sir. एक और क्वेश्चन देते हैं। ठीक, एक स्फीयर है, ठीक, और एक स्फीयर जो है तुम्हारा सिंगल है और एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, ठीक है, जिसका इनर रेडियस आउटर रेडियस गिवन है। ठीक, ये सब सॉलिड स्फीयर है, लेट से इसका रेडियस आर और इसका इनर रेडियस स्मॉल आर, आउटर रेडियस आर, और इसमें मटेरियल भरा हुआ है। ठीक है, इसमें मटेरियल भरा हुआ है, सेम मटेरियल, बोथ हैव सेम मटेरियल एंड सेम टेम्परेचर। ये सॉलिड स्फीयर है, ये हॉलो है, बोथ हैव सेम मटेरियल एंड सेम टेम्परेचर। ठीक है, बोथ हैव सेम मटेरियल सेम टेम्परेचर। ठीक है, और सेम सराउंडिंग में रखा गया है। ठीक है, तो बताना है रेट ऑफ हीट लॉस किसमें ज्यादा ग्रेटर होगा। रेट ऑफ हीट लॉस ग्रेटर किसमें होगा। सेकेंड, रेट ऑफ कूलिंग ग्रेटर किसमें होगा। रेट ऑफ कूलिंग किसमें ग्रेटर होगा। ठीक है, ये दोनों सॉल्व करना है। ठीक, चलो हम इसका आंसर बता देते हैं, तुम लोग खुद से ट्राई करना। पहला का होगा रेट ऑफ dq बाई dt बोथ में सेम हो जाएगा क्योंकि सरफेस एरिया दोनों का सेम है, सेम फॉर बोथ, फॉर बोथ। ठीक, सेकेंड का होगा वह हॉलो में ज्यादा हो जाएगा, dt बाई डी रेट ऑफ कूलिंग जो है हॉलो में ज्यादा हो जाएगा, किससे सॉलिड से, dt बाई dt। ये खुद से ट्राई करना है कैसे। ठीक, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग जो dt बाई dt होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -a/m, और सेम मटेरियल का बना हुआ तो इसका डेंसिटी और इसका डेंसिटी भी सेम है, बट वॉल्यूम अलग अलग है इसलिए मासेस डिफर कर जाएगा। ठीक है, हो गया, कट जाए तो फिर से रिज्वाइन कर लेना है। Yes, sir.